Hello everyone, this is Shruti. Welcome back to CrackX. We are doing polity series of M. Lakshmi Kant, and today we are going to, move forward with chapter 6 part 2. That is the rest of the chapter of that union and its territory that is left to be completed, is going to be completed today. That is, हमें इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से शुरू करते हुए एंड करना था चैप्टर को, जहाँ और इस पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे जैसे इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारा जो स्टेट्स डिवाइडेड था, कैसे हमारी जो टेरिटरीज थी वो इवॉल्व हुई, कि इंडिपेंडेंस के टाइम से लेकर फिर जब हमारा स्टेट एक्चुअली में जो वो पार्ट A, B, C, D वो चीज़ें बंद हुई, नए नए स्टेट्स बने, कैसे दैट दोज यूनियन टेरिटरीज एंड 29 स्टेट्स वर फॉर्म्ड, फिर क्या एवोल्यूशन होकर आज जो प्रेजेंट स्टेट है वो बना है. सो इट्स दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर. इट्स लाइक दैट एंड दिस इज़ व्हाट द एवोल्यूशन वी आर गोइंग टू लुक राइट नाउ इन दिस. ये कौन कौन से ऐसे कमीशंस बैठे जिन्होंने हमारे टेरिटरी को लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स कैसे डिवाइड हुए एंड एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड ओवर हियर. तो देखो, एक स्टोरी की तरह सुनते चलो, क्योंकि इस बिल्कुल स्टोरी की तरह ही इट्स मोर लाइक अ हिस्ट्री थिंग कि क्या क्या हुआ था. ठीक है, तो हुआ ये था कि इंटीग्रेशन हुआ. हाउ द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज हैपेंड कि 1 सेकेंड, हाँ चलिए शुरू करते हैं. तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, देखियो जब इंडिपेंडेंस था, जिस टाइम पे इंडिपेंडेंस होने वाला था, हमारी कंट्री 2 पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइडेड थी. कि एक वैसी कंट्रीज थी जो ब्रिटिश प्रोविंसेस कहलाती थी, दैट वर द दोज स्टेट्स दैट वर अंडर द गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर्स. एंड कुछ ऐसी स्टेट्स थी जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कवर किया था, कि कुछ ऐसी स्टेट्स थी जो प्रिंसली स्टेट्स कहलाती थी, जो कि under monarch थी, but they were they were giving the paramountcy to the British crown. They were subject to the paramountcy of British crown. उसमें रूल ब्रिटिश क्राउन का था. बट जैसे हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सारे वो जो स्टेट प्रिंसली स्टेट के जो किंग और क्वीन होते थे वो करते थे, बट जो रेवेन्यू था वो सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में था. सो इट वाज लाइक दैट. तो 2 तरीके से डिवाइडेड थे, एक था ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, तो जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 हुआ ना, तो 2 इंडिपेंडेंट और सेपरेट डोमिनियंस बन रहे थे, दैट इज़ द पाकिस्तान एंड द इंडिया. ठीक है, अब इन 2 सेपरेट डोमिनियन हुए बिकॉज इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ओनली, उसमें से कटकर पाकिस्तान अब अलग हो रहा था. सो इसके लिए 3 ऑप्शंस दिए गए थे प्रिंसली स्टेट को. ठीक है, या तो वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहेंगे. ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो हम सभी जानते हैं. बट लेट्स मूव फॉरवर्ड विद अ स्टोरी कि ये हुआ कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में दे वर गिवन द डिस्क्रिप्शन, द प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द डिस्क्रिप्शन कि वो या तो इंडिया को जुड़ जाए, या पाकिस्तान में चले जाए, या फिर इंडिपेंडेंट रहे. ठीक, तो वो जो 552 प्रिंसली स्टेट्स जो थे, जो कि विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया थे, उसमें से 549 ने तो इंडिया को ज्वाइन कर ली. ठीक है, लेकिन वो जो बचे कुछ 3 थे ना, दैट इज़ हैदराबाद, जूनागढ़ एंड द कश्मीर, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इंडिया को ज्वाइन करने का. ठीक है, हाउएवर इन कोर्स ऑफ टाइम उन्हें भी इंटीग्रेट कर दिया गया इंडिया से बाय मिलिट्री कूप और बाय अग्रीमेंट, जो भी हुआ, दैट दे वर इंटीग्रेटेड फाइनली इनटू इंडिया. तो वो अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे हैदराबाद इंटीग्रेट हुआ, कैसे जूनागढ़ इंटीग्रेट हुआ, कैसे कश्मीर हुआ. सो दिस इज़ वी आर गोइंग टू कवर इन डिटेल इन दिस चैप्टर ओनली. बट अभी बस एक ओवरव्यू मिल रहा है हमें कि कैसे इवोल्यूशन हुआ. फिर हैदराबाद को पुलिस एक्शन से, ठीक है, जूनागढ़ को रेफरेंडम से, और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से किया गया. ठीक है, उसके बाद जब ये तीनों इंडिया में आ गए, तो 1950 में there were 4-fold classification of the states within the territory of India. तो क्या वो 4 classifications थे? तो 4 classifications थे, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C एंड पार्ट D of the states and the union territories. ओके, तो इन सभी को मिला के वो टोटल 29 इन नंबर्स थे, बोथ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. जब आप इन चारों पार्ट को मिला दो तो दे वर इन 29, and they were all in the
29। देन पार्ट ए जो स्टेट्स थे, अब पार्ट ए में जो स्टेट्स थे वो स्टेट्स थे जो ब्रिटिश इंडिया कहलाते थे पहले, दैट वर अंडर द गवर्नर्स प्रोविंसेस, ठीक है, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस कहलाती थी। पार्ट बी वो स्टेट्स थी जो प्रिंसली स्टेट्स कहलाती थी विद लेजिस्लेचर, जिनके पास खुद का लेजिस्लेचर भी था। सब हमने कवर कर चुका है, आपने जैसे देखा था पहले के चैप्टर्स में कि कैसे प्रिंसली स्टेट्स वाज आल्सो हैविंग देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट। तो वो सारे 9 जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो पार्ट बी में थे। एंड पार्ट सी में कौन से थे, तो वो सारे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो गवर्नर के द्वारा हेड नहीं होते थे, बट देयर वर अ चीफ गवर्नर who was that chief commissioner who was governing that provinces. So there were 4 of them, 4 वैसे chief commissioner provinces थे ब्रिटिश इंडिया में, तो वो पार्ट सी में आते थे, ठीक है। एंड सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वाज आल्सो अंडर द पार्ट सी। जो प्रिंसली स्टेट्स that 9 princely states were in the part B, and rest of the princely state was in part C with those 4 chief commissioner provinces. And then these part C जो कि 10 थे टोटल, ये chief commissioner के provinces और princely states को मिलाकर जो कि 10 थे नंबर में, वो centrally administered हो रहे थे, ठीक है। that was being administered by the center। और अंडमान निकोबार को अकेला एक पार्ट डी में डाला गया था, ठीक है। तो ये 4 क्लासिफिकेशंस थे। ऑल्दो अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो ये जो ABCD क्लासिफिकेशन है, इट इज़ नॉट देयर। ये जो AB है ये अब सीधा कॉमनली स्टेट्स कहलाते हैं, एंड ये जो C और D है दे नोन एज द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो ये कैसे हुआ अभी हम जाकर पढ़ने वाले हैं उसे। तो ये जो 4 क्लासिफिकेशन थी, इट इज़ गिवन इन दिस टेबल कि इस पार्ट जो स्टेट्स पार्ट ए में थी वो थी असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस, वेस्ट बंगाल। तो ये जो 9 है ये वैसे स्टेट्स है जो ब्रिटिश प्रोविंसेस कहलाती थी। ये 9 जो हैं वो ऐसे स्टेट्स है जो प्रिंसली स्टेट्स थी, एंड दीज वर द स्टेट्स जिसमें कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे एंड कुछ जो थे वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे। और ये एक सॉलिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था जो टेरिटरी को पार्ट डी में डाल दिया गया था बस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हर कमीशन एंड JVP कमेटी आई, ठीक है। ये क्या हुआ कि जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट विद रेस्ट ऑफ द इंडिया था ना, वो एक पूरा एडहॉक अरेंजमेंट था। एडहॉक मतलब इट वाज रिक्वायर्ड some changes, that is it was a very temporary arrangement, and there was a need to have a very permanent arrangement of these princely states into India, okay। तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि जो स्टेट है ना उसे रीजन्स हैं जो भी स्टेट्स बने वो उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया जाए। इट वाज अ डिमांड फ्रॉम द पब्लिक। तो अकॉर्डिंगली जो 1948 में अपॉइंट किया गया लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ SK धर, ठीक है, कि ये पॉसिबल है कि नहीं, क्या फिजिबिलिटी है इसको रिकमेंड करने के लिए, ठीक है। तो इनकी रिकमेंडेशन थी दैट इज़ द कमीशन ने अपने रिपोर्ट को सबमिट किया और रिकमेंड किया कि जो स्टेट है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बनाना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर, ठीक है। अब लिंग्विस्टिक फैक्टर पे बनाओगे तो दे वर लाइक हैविंग द आइडिया कि डाइवर्सिटी हार्म हो जाएगी, इंटीग्रिटी बिकॉज इतने डाइवर्स कंट्री तो इंटीग्रिटी इज़ गोइंग टू बी हार्म, क्योंकि आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाओगे तो लोग एक दूसरे को यूनिटी में नहीं देखेंगे, दे विल फील कि हाँ हम अलग हैं, लाइक। तो यहाँ पे बात हो रही है ना कि 2 ऐसे एक्सट्रीम चीज़ों पे जा रहे थे इनके रिकमेंडेशन, कि एक तो आप यूनिटी की बात है, एक है डाइवर्सिटी, ठीक है। इन दोनों में बैलेंस लाना है। तो ये ज़्यादा इधर झुक रहे थे, तो बैलेंस नहीं आ पा रहा था यहाँ पे, ठीक है। ये बैलेंस नहीं आ रहा था, इट वाज बेंडिंग मोर टुवर्ड कि हाँ यूनिटी चाहिए, बट देयर वर पीपल जिनकी कुछ कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है, जो अपने जैसे लोगों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, बिकॉज इट इज़ व्हाट आप जैसे इंडिया में हो, आप कहीं भी बाहर चले जाओ, द मोमेंट यू विल कम टू इंडिया यू विल फील मोर रिलैक्स एंड मोर नाइस, क्योंकि आपको एक अपना महसूस होता है वहाँ पे, बिकॉज आपको लगता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे जैसे हैं। आप कहीं बाहर जाओ, आप किसी इंडियन से मिलोगे तो यू विल फील मोर चेरिश्ड, ठीक है, रादर दैन मीटिंग विद पीपल जिनके थॉट्स प्रोसेस, जिनकी बोलने का तरीका, जिनका मतलब
जिनकी भाषा अलग है। तो ऐसा ये बहुत ही साइकोलॉजिकल थिंग है ह्यूमन बींग्स के अंदर कि वो कनेक्टेड फील करते हैं जब उनके जैसे बोलने वाले लोग होते हैं जो उनकी भाषा जानते हैं या जो उनको समझ सकते हैं बढ़िया से, तो वो वहाँ ज़्यादा अच्छा और अपनापन फील करते हैं। तो ये चीज़ ना बिल्कुल यूनिटी के चक्कर में इन्होंने जो एस.के. धर कमीशन के मेंबर्स थे उन्होंने इस चीज़ को एग्जामिन नहीं किया, इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा, एंड दैट इज़ वाई एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गई। बिकॉज वो ऐसे रिकमेंडेशन दे रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो, यूनिटी रहे, इंटीग्रिटी रहे, बट लिंग्विस्टिक फैक्टर ना हो, क्योंकि इससे यूनिटी शायद हार्म हो सकती है। तो बैलेंस नहीं बना, इसके वजह से बहुत अच्छा खासा रिजेंटमेंट इनको झेलना पड़ा बाय द पीपल। एंड इसी वजह से एक और अपॉइंटमेंट हुई एक अनदर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी की बाय द कांग्रेस इन दिसंबर 1948, जिसने फिर से सारे पूरे चीज़ को फ्रेश किया, फिर से पूरे क्वेश्चन को फ्रेश किया कि किस बेसिस पे होनी चाहिए। तो फिर द कमेटी वाज कंटेनिंग जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टभी सीतारमैया, एंड हेंस इट इज़ पॉपुलरली नोन एज JVP कमेटी। ठीक है, J मीन्स जवाहरलाल नेहरू, V मीन्स वल्लभ भाई पटेल एंड P मीन्स पट्टाभाई सीतारमैया। सो इसके जो थे चेयरमैन या कन्वीनर नहीं थे। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट, मतलब ऐसी कमेटी ये पहली बार बनी थी जिसका कोई चेयरमैन नहीं था। इट इज़ कॉल्ड एज JVP कमेटी, और इसने अपने सबमिट किया रिपोर्ट को अप्रैल 1949 में, एंड इसने फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया कि जो ये बनेगा ना रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स होगा परमानेंटली, वो तो बिल्कुल भी लैंग्वेज के बेसिस में नहीं होगा। तो इन्होंने भी इस चीज़ को सेंस नहीं किया कि बैलेंस बनाने के लिए देयर इज़ नीड ऑफ टू कंसिडर द पीपल चॉइसेस ऑल्सो, तब जाके थोड़ा बैलेंस बने कि आप कुछ ऐसा बीच का रास्ता चुनो जहाँ यूनिटी और इंटीग्रिटी भी मेंटेन हो और लोगों की डाइवर्सिटी को भी आप मद्देनज़र रखते हुए उन्हें अपना जैसा फील हो, वो जहाँ रह रहे उन्हें लगे कि उनका कल्चरल प्रिजर्वेंस है, उनके लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, वो ऐसा फील कर सके, एक यूनाइटेड टाइप का फीलिंग ला सके। बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इवन दो आप इतने बड़े इंडिपेंडेंस मूवमेंट से दौर से गुजरे हो, आप पूरी कंट्री के लिए लड़े हो, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आप सिर्फ एज आ इंडिया खुद को नहीं देख पाते हो। जैसे आपके घर में अगर मान लो कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं और कोई आए और खुद का चलाने लगे या कुछ ऐसा करने लगे जो आपके रीति रिवाजों के खिलाफ है, तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। ये है, आप एक्सेप्ट करोगे, उन्हें समझने की कोशिश करोगे, बट यू विल नॉट बी फीलिंग दैट मच गुड एज यू वुड हैव बीन फेल्ट अगर वो आपके जैसा चल रहा होता। एंड द सेम पर्सन विल फील द सेम ऑल्सो, वो सामने वाला पर्सन भी ऐसा ही फील करेगा। तो इन चीज़ों को ये ध्यान में नहीं रख पा रहे थे, ह्यूमन साइकोलॉजी को यह थोड़ा ध्यान में नहीं रख पाए, एंड दैट इज़ वाई फिर से बहुत ज़्यादा रेसेंटमेंट इन्हें झेलना पड़ा। एंड ड्यू टू विच अक्टूबर 1953 में जो इनको फोर्स किया गया, फोर्सफुली इन्हें एक फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट को इस्टेब्लिश करना पड़ा, जैसे आंध्रा स्टेट, दैट इज़ द आंध्र प्रदेश, जिसमें तेलुगु स्पीकिंग एरिया को मद्रास स्टेट से अलग किया गया। लाइक जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे जहाँ पे ज़्यादा डोमिनेटिंग people were speaking Telugu speaking people were more dominating, in which that area was made आंध्र प्रदेश, एंड मद्रास से इसे थोड़ा अलग किया। मद्रास स्टेट से आंध्र प्रदेश को कट ऑफ करके एक न्यू स्टेट, लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया जिसमें तेलुगु स्पीकिंग पीपल डोमिनेटिंग थे। और इसी ने ये इसीलिए हुआ बिकॉज एक पॉपुलर एजिटेशन हुआ था इन द डेथ ऑफ पोटी श्री रामुल्लू। तो पोटी श्री रामुल्लू ने 56 डे हंगर स्ट्राइक किया था कि हमें आंध्र प्रदेश स्टेट बनाकर दो फॉर द तेलुगु स्पीकिंग पीपल, कि मतलब हमें ऐसा लिंग्विस्टिक स्टेट चाहिए, हमें अपना कल्चर प्रिजर्व करना है, ये चाहिए ही, हम नहीं रह सकते ऐसे। तो इट वॉज बीइंग डन बाय दिस पोटी श्री रामुल्लू, एंड ही मतलब इनकी ये अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई इस 56 हंगर स्ट्राइक में। एंड दिस मेड द गवर्नमेंट टू फोर्सफुली क्रिएट अ सेपरेट स्टेट फॉर दिस तेलुगु स्पीकिंग पीपल, एंड वो एरिया जिसमें तेलुगु स्पीकिंग पीपल ज़्यादा थे उसे आंध्र स्टेट
बनाया गया। अब फैज़ल अली कमीशन आई, बिकॉज आंध्र स्टेट जैसे ही बना वैसे ही और भी लोगों की अब मांग होने लगी कि नहीं अब हमें भी चाहिए, हमें भी लिंग्विस्टिक स्टेट अपना खुद का दो बनाकर। तो क्रिएशन ऑफ आंध्र स्टेट ने इंटेंसिफाई कर दिया डिमांड फ्रॉम अदर रीजन्स फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना पड़ा एक 3 मेंबर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसके चेयरमैन थे फैज़ल अली, ताकि री एग्जामाइन हो सके फिर से रीऑर्गेनाइजेशन के लिए रिकमेंडेशन हो। एंड जो अदर 2 मेंबर्स थे देवर KM पन्नीकर एंड HN कुंजरू, एंड इन्होंने सितंबर 1955 में अपने रिपोर्ट को सबमिट किया एंड एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज को बेसिस बनाया जाए फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। लेकिन इन्होंने इस थ्योरी को भी रिजेक्ट किया कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं होगा। दैट इज़ कि ऐसा नहीं है कि आपको जो स्टेट दे दी गई है उसमें बस एक ही लैंग्वेज चलेगा और उसमें कोई और लैंग्वेज के पीपल आ नहीं सकते या बैठ नहीं सकते या बोल नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि हम ठीक है तेलुगु स्पीकिंग पीपल है, वी आर पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर आकर अगर कोई तमिल स्पीकिंग पीपल आकर रहना चाहे तो आप रहने ना दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इवन दो द बेसिस इज डन ऑन द लिंग्विस्टिक ऑन द लैंग्वेज, the reorganization is done on the basis of language, जो भी होंगे people of India कहलाएंगे। it is not कि आप people of आंध्र प्रदेश कहला रहे हो, you are Indian and thus every Indian has a right to move anywhere they want to, okay? ठीक है, unity of India should be maintained, ठीक है, regarded as a primary consideration, ये priority होगी कि unity of India रहे। and इसके वजह से 4 मेजर फैक्टर्स इन्होंने दिए जो हमेशा कोई भी स्कीम होगा किसी भी स्टेट में तो ये कंसिडर किए जाएंगे 4 फैक्टर्स को कि कोई भी ऐसा स्कीम होगा रीऑर्गेनाइजेशन को तो इन 4 फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा। दैट इज़ द प्रिजर्वेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, कि वो प्रिजर्व करे और क्या करे, प्रिजर्व स्ट्रेंथ और यूनिटी और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। एंड लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी हो, ठीक है, इवन दो देयर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, एक लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ हार्मनी बिटवीन ईच एंड एवरी कल्चर, ठीक है, और फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस होने चाहिए, ठीक है, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज अ होल। या आप कोई भी ऐसा रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो तो उन जो भी रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो उस स्टेट के पीपल का वेलफेयर हो एज वेल एज पूरे कंट्री का वेलफेयर हो, चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन हो। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस के साथ कोई रीऑर्गेनाइजेशन हो, और लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन हो कि आप ऐसा ना करो कि कोई भी स्टेट ऐसा बना दो जहाँ पे ये होमोजेनिटी हार्म हो, बिकॉज यही तो बेसिस था ना इस मतलब आपको एक मतलब पीपल को होमोजेनिटी चाहिए थी, अपने जैसे लोग चाहिए थे अपने जगहों पर, तो उस चीज़ को आप कंसिडर करके कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन करोगे अगर आप स्टेट का करोगे तो दैट वाज मेड। लेकिन इंटीग्रिटी और यूनिटी विल बी अ प्राइमरी फोकस, ठीक है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एंड दीज वर द 4 फैक्टर्स। तो इस कमीशन ने सजेस्ट किया एबॉलिशन ऑफ 4 क्लासिफिकेशन, वो ABCD यहाँ पे बाई दिस कमीशन, ठीक है, फैज़ल अली कमीशन के द्वारा वो जो ABCD क्लासिफिकेशन था उसको ख़त्म किया गया। एंड क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज, दीज वर ऑल्सो नोन एज सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरी मीन्स क्या, यूनियन टेरिटरीज, एंड 16 स्टेट्स। तो A और B थे वो स्टेट्स कहलाने लगे, एंड जो C और D थे, C एबॉलिश हुआ एंड C D में जितने भी स्टेट्स थे वो जैसे C के कुछ स्टेट्स को जोड़ दिया गया AB वाले स्टेट्स में, ठीक है, जो क्योंकि अब AB तो स्टेट्स कहला रहे हैं तो इनके कुछ पार्ट को इसमें जोड़ा गया और कुछ को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस करके, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 आया एंड द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 आया जिसने पार्ट A और पार्ट B को ख़त्म किया, ठीक है, और पार्ट C को एबॉलिश किया, ठीक है। ये जो पार्ट C के कुछ स्टेट्स थे वो मर्ज हो गए विद एडजेसेंट स्टेट्स, और कुछ अदर
को डिजिग्नेट किया गया एज यूनियन टेरिटरी, और इस वजह से 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट किया गया। एंड मतलब रिकमेंडेशन तो 16 और 3 की थी, बट ये सारे चीज़ों को करने के बाद 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड ऑन November 1, 1956, और इसे टेबल 6.2 में दिया गया है, दैट इज़ आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे। तो ये सारे सीरियल नंबर वाइज स्टेट्स हैं अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट, कि ऐसे ऐसे ये सारे एस्टैब्लिश्ड हुए। एंड यूनियन टेरिटरीज वर 6, दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, Ammanadip Island, and Manipur, Tripura. So these were some 14 states and 6 union territories that were made in November 1 and 1956. ठीक है, ये होने के बाद द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 ने एक नया स्टेट दैट इज़ केरला को मर्ज किया त्रावणकोर में, मतलब केरला बनाया बाय मर्जिंग त्रावणकोर एंड कोचीन स्टेट विद द मलाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास स्टेट एंड कासरगोडे ऑफ साउथ कैनरा, जिसे दक्षिण कन्नाडा भी बोलते हैं। तो केरला कैसे बना यही बताया हुआ है यहाँ पे कि केरला कैसे बना। तो केरला बना किसको किसको मर्ज करके, तो त्रावणकोर को, कोचिन को, मलाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास को, ठीक है, और कासरगोडे ऑफ साउथ कनाडा को। तो कासरगोडे ऑफ साउथ कैनरा दैट इज़ दक्षिण कनाडा को जोड़कर एक स्टेट बनाया, दैट इज़ द केरला। जबकि केरला में पढ़ के कैसा लग रहा है कि कितना बड़ा स्टेट होगा केरला, बट केरला के ना छोटा सा, मतलब ठीक है, बट यू नो जैसा दिख रहा है वैसा तो नहीं है, छोटा स्टेट है बहुत अकॉर्डिंग टू देयर यू नो एरिया। फिर तेलुगु स्पीकिंग एरिया, जैसे हैदराबाद स्टेट है, उसे आंध्र स्टेट से जोड़ा गया टू क्रिएट आंध्र प्रदेश स्टेट, ठीक है। तो तेलुगु स्पीकिंग डोमिनेटिंग एरियाज जो थी, जैसे हैदराबाद स्टेट थी, हैदराबाद को आंध्र प्रदेश से, मतलब आंध्र स्टेट से जोड़ कर आंध्र प्रदेश बनाया गया। एंड इसने मध्य प्रदेश, यू नो दैट मध्य भारत स्टेट जो उस टाइम पे नाम था, उसे विंध्या प्रदेश से जोड़कर और भोपाल स्टेट को मध्य प्रदेश में डाल के एक स्टेट बनाया गया, ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट बनाया गया। कैसे बना मध्य प्रदेश, तो मध्य भारत स्टेट, विंध्या प्रदेश और भोपाल को जोड़ा एंड मध्य प्रदेश स्टेट बनाया गया। उसी तरीके से सौराष्ट्र, कच्छ को बॉम्बे में जोड़ा एंड कोऑर्ग इनटू द मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स दैट इज़ नोन एज पेप्सू इनटू दैट ऑफ पंजाब स्टेट, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कुछ स्टेट्स फॉर्म हुए थे, ये दिया हुआ है। फिर अजमेर को राजस्थान में जोड़ा, ठीक है। इसने लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अंडमान एंड अम्मानेदेवी आइलैंड एंड देन टेरिटरी डिटैच फ्रॉम द मद्रास स्टेट। तो ये कुछ यूनियन टेरिटरीज थे जिसे क्रिएट किए गए, दैट इज़ लक्षद्वीप, मिनिकॉय, ठीक है, अम्मानेदेवी आइलैंड, ठीक है, जो मद्रास स्टेट से जो टेरिटरी डिटैच हुए थे उन्हें डाला एंड इट वाज अंडर द यूनियन टेरिटरी, ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी थे। एंड न्यू स्टेट्स एंड न्यू यूनियन टेरिटरीज जो 1956 में बने, इट्स जो लार्ज स्केल रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1956 में, उसके बाद भी कंटिन्यूअस चेंजेस होते जा रहे थे। तो आप अब ये बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये जो चेंजेस होते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ये पावर किसके हाथों में है स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का विद इन द यू नो विद इन द बाउंड्री ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड ये पावर किसके अंडर है, और आप ये बताओ कि ये कौन से आर्टिकल से होता है, ओके क्योंकि ये पिछले वीडियो में हमने कर रखा है, सो ये कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। एंड तो ये जो 1956 में के बाद बहुत सारे कंटिन्यूस चेंजेस हुए एंड द डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ सम मोर स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और कल्चरल होमोजेनिटी ने रिजल्ट किया बाइफर्केशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं दैट इज़ जो डिमांड थी चल रही थी कि और स्टेट्स बनाए जाएं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल होमोजेनिटी, कि एक जैसे लोग और एक जैसे कल्चर के लोग एक जगह पे हों। इसने बहुत सारे एग्जिस्टिंग जो 14 स्टेट्स हैं उनको बाइफर्केट किया। बाइफर्केट मतलब उनको मतलब उनमें से और नए नए स्टेट्स को बनाया, दैट इज़ एक कोई स्टेट है, बाइफर्केशन मतलब इसमें से काटा, एक नया स्टेट बनाया जिसमें एक तरह के लोग होंगे जिनकी लैंग्वेज और यू नो कल्चरल होमोजेनिटी होगी, ये कुछ अलग तरह के लोग होंगे, ये एक नया स्टेट बनेगा, ये एक नया स्टेट बनेगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड बाइफर्केशन।
फिर महाराष्ट्र एंड गुजरात कैसे बना ये दिया है, दैट इज़ इन 1960, ठीक है, बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे अभी हमने देखा, ठीक है, इसे डिवाइड किया गया 2 सेपरेट स्टेट्स में, दैट इज़ महाराष्ट्र जिसमें मराठी स्पीकिंग पीपल हूँ, एंड गुजरात गुजराती स्पीकिंग पीपल के लिए। तो गुजरात को 15 स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन बनाया गया, ठीक है। फिर दादर एंड नागर हवेली, दैट इज़ द पोर्तुगीज़ रूल्ड करते थे अंटिल 1954, एक जो मतलब 1954 के बाद इट गॉट it got freed from Portuguese, and thus administration was carried till 1961 by administrators chosen by people themselves. तो अब क्योंकि इसमें पोर्टुगीज़ का राज नहीं था, तो यहाँ के जो पीपल थे दे वर लाइक एन इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ स्टेट। तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो यहाँ के पीपल चूज़ करते थे, एंड इट वाज कन्वर्टेड इनटू यूनियन टेरिटरी। तो इसको फिर इंडिया ने यूनियन टेरिटरी बनाया, एंड बाय द 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961, ठीक है। तो अब यूनियन टेरिटरी हो गया, तो सेंटर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ गया। अब नाउ सेंटर विल अपॉइंट द एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। यूनियन टेरिटरी में यही तो होता है कि द सेंटर अपॉइंट्स द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी। देन इन 2020 इस यूनियन टेरिटरी को मर्ज किया गया विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, ताकि एक न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नागर हवेली बने, ठीक है, एंड दमन एंड दीव। So this was done by Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu merger of Union Territories Act of 2019। तो इस एक्ट के थ्रू इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, ठीक है, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को, एंड एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ठीक है। फिर गोवा, दमन एंड दीव, तो इंडिया ने इनको ये जो गोवा, दमन और दीव थे, इनको इन 3 टेरिटरीज़ को पोर्टुगीज से एक्वायर किया था बाई पुलिस एक्शन ऑफ 1961, ठीक है, तो मिलिट्री एक्शन के थ्रू, एंड दे वर कंस्टिट्यूटेड एज यूनियन टेरिटरी बाय द 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 से यूनियन टेरिटरीज में बदला गया इनको, एंड 1987 में गोवा को एक स्टेटहुड बनाया गया। नाउ गोवा इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी, इट इज़ अ स्टेट। और इसी तरह से दमन एंड दीव को सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था, बट हमने देखा कि 2020 में इनको मर्ज किया गया था विथ दादर एंड नागर हवेली, एक नया यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए, ठीक है। देन पुडुचेरी फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट्स के अंडर थी, एंड इट वाज नोन एज इन इंडिया नोन एज पुडुचेरी, कराईकाल, माहे एंड यनम, ठीक है। तो फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट्स जो पुडुचेरी में थे, इट वाज नोन एज पुडुचेरी, कराईकाल, माहे एंड यनम। हम इसको जोड़कर जब इंडिया को हैंडेड ओवर किया गया 1954 में, तो इनको जोड़कर इसे एक एक्वायर्ड टेरिटरी की तरह लिया जा रहा था टिल 1962, बट यूनियन टेरिटरी बनाया गया बाय 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सबको एक साथ जोड़ो तो इट बिकम्स पुडुचेरी, एंड 1962 में 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे भी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। फिर 1963 में स्टेट ऑफ नागालैंड को फॉर्म किया गया बाई taking the Naga Hills and Yunsang area out of the state of Assam। तो असम से निकाल के जो नागा हिल्स और यूनसैंग एरिया थी उसे नागालैंड बनाया गया व्हेन इन 1963, एंड इसे क्यों बनाया गया था ऐसा, टू सेटिस्फाई द मूवमेंट ऑफ द हॉस्टाइल नागास, ठीक है। तो नागास की जो मूवमेंट थी, ऑब्वियसली टू प्रिजर्व द कल्चरल होमोजेनिटी, ठीक है। तो नागालैंड को स्टेटस ऑफ द 16th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन दिया गया, ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ असम इन 1961, ठीक है। तो नागालैंड इज अ स्टेट, इट इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी, ओके, बट इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ असम, क्योंकि ये जो स्टेट है वो इसमें ज़्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशंस या शेड्यूल कास्टेस रहता है, दैट इज़ वाई यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा अलग होता है। दैट वी हैव ऑलरेडी डन कि जो पार्ट 21 है हमारा, उसमें स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं कुछ स्टेट्स के लिए, सो इसलिए इस स्टेट को गवर्नर के कंट्रोल में रखा जाता है। फिर हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। तो 1966 में जो पंजाब है उसे बाइफर्केट किया गया था इनटू हरियाणा, ठीक है, एंड 17 स्टेट था हमारा हरियाणा इंडियन यूनियन का, और यूनियन टेरिटरी बनाया गया चंडीगढ़ को, ठीक है। इसी ने डिमांड
एक नई लेकर आया. दिस क्रिएटेड अ न्यू डिमांड, दैट इज द सिख होमलैंड पंजाबी सूबा रेस्ड बाय अकाली दल अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह. तो तारा सिंह के अंडर एक अकाली दल मूवमेंट वॉज रेस्ड बाय द सिख होमलैंड. ठीक है, सिख होमलैंड के लिए एक नया डिमांड फॉर सिख होमलैंड की सिख के लिए. अब यहाँ भी कल्चरल होमोजेनिटी और लैंग्वेज की बात आ गई कि हम सिख हैं, हमें एक अपना होमलैंड चाहिए, दैट इज़ पंजाबी सूबा चाहिए, एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह. तो रिकमेंडेशन ऑफ शाह कमीशन, बाय द शाह कमीशन रिकमेंडेशन पंजाबी स्पीकिंग एरियाज को यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब और हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ को स्टेट ऑफ हरियाणा बनाया गया और हिल एरियाज़ को मर्ज कर दिया गया एडजॉइनिंग टेरिटरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश. ठीक है, और 1971 में द यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश को एलिवेट करके स्टेट का स्टेटस दिया गया, दैट इज़ द 18th स्टेट ऑफ द यूनियन. ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश कैसे बना, जैसे पहले तो हिंदी स्पीकिंग हरियाणा में चले गए. ठीक है, पंजाबी स्पीकिंग यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब में चले गए बिकॉज देयर वाज अ मूवमेंट क्रिएटेड बाय मास्टर तारा सिंह, दैट इज़ द अकाली दल मूवमेंट. एंड दस जो इन बाकी के बचे कुचे जो हिल एरियाज़ थे ना, उनको मर्ज करके हिमाचल प्रदेश बनाया गया. यूनियन टेरिटरी था एट फर्स्ट हिमाचल प्रदेश, पर 1971 में इसे स्टेट का स्टेटस दिया गया एंड दस कंसिक्वेंटली इट बिकेम द 18th स्टेट. ओके, देन कम्स द मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय. तो 1972 में पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया अंडरवेंट अ मेजर चेंज. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप था बहुत ही मेजर चेंजेस हुए उसमें, जैसे कि द 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा एंड द सब स्टेट ऑफ मेघालय गॉट स्टेटहुड. ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा जो पहले 2 यूनियन टेरिटरीज थे और जो सब स्टेट था मेघालय को, इन तीनों को स्टेटहुड दे दिया गया. ओके, एंड द 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश थे जिन्हें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA भी कहा जाता था. किन्हें, अरुणाचल और मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को इसे, ठीक है, यूनियन टेरिटरी बनाया गया. ठीक है, जिसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया. और इसके साथ साथ जो है हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नंबर बढ़े, दैट इज़ द इंडियन यूनियन इंक्रीज टू 21. ठीक है, मणिपुर को 19, त्रिपुरा को 20th और मेघालय को 21st स्टेट घोषित किया गया. और इनिशियली 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1969 ने मेघालय को एक ऑटोनोमस स्टेट बनाया गया था या सब स्टेट बनाया गया था विद इन द स्टेट ऑफ असम विद इट्स ओन लेजिस्लेचर एंड काउंसिल मिनिस्टर्स. ठीक है, हाउएवर इसने मेघालय के पीपल के एस्पिरेशंस को पूरा नहीं किया. दैट इज़ वाई द यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वर ऑल्सो फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ असम. ठीक है, तो मेघालय इज नाउ अ स्टेट, दीज आर नाउ अ स्टेट, राइट, कि जो ये मणिपुर है, त्रिपुरा और मेघालय है, दीज आर स्टेट्स नाउ. एंड ये जो मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश है वो यूनियन टेरिटरीज हैं एंड इट वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ असम. तो असम से निकलकर ये 2 टेरिटरीज बने हैं. ओके, मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, एंड इट इज़ नाउ अ यूनियन टेरिटरी. फिर सिक्किम, अंटिल 1947 सिक्किम जो है एक इंडियन प्रिंसली स्टेट था जिसे चोग्याल के रूल के अंडर था, रूल कर रहे थे. एंड 1947 में आफ्टर द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी, जब हट गए ब्रिटिश यहाँ से, तो सिक्किम एक प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया बन गया, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने अज्यूम किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस ऑफ सिक्किम. तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि सिक्किम के साथ कुछ ऐसा अग्रीमेंट हुआ कि ये प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया बना कि अब इंडियन गवर्नमेंट जो है इसे डिफेंस प्रोवाइड करेगी, एक्सटर्नल अफेयर्स में इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएगी एंड कम्युनिकेशन ऑफ सिक्किम. लेकिन 1974 में फिर सिक्किम ने अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस किया कि वो अब इट वांट टू बी एसोसिएटेड विद इंडिया, इट वांट टू बिकम अ स्टेट. तो अकॉर्डिंगली 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ बाय 1974. क्यों? बिकॉज कि जब आप कोई भी टेरिटोरी जो बाहर से आती है उसे अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ते हो, एंड आप ये बताओगे कमेंट सेक्शन में कि कौन से आर्टिकल के थ्रू जो कोई एक एग्जिस्टिंग स्टेट है वो जब एसोशिएट होती है इंडिया में, आप जब मर्ज करते हो अपने इंडियन टेरिटरी से, तो कौन से आर्टिकल के थ्रू उस पावर को एक्सरसाइज करता है पार्लियामेंट. दिस आई वांट इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे से कवर किया है.
Then this amendment introduced a new class of statehood under the constitution by conferring on Sikkim the status of associate state of the Indian Union. For this purpose, एक new Article 2A and a new Schedule 10th schedule containing the terms and condition of association was made. तो पहले से associate state बनाया गया था of the Indian Union, ठीक है. तो इसके लिए आर्टिकल 2A डाला गया जो कि अब नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. इट इज़ नाउ रिपील्ड. एंड 10th शेड्यूल डाला गया था जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन थे. ऑल्दो अभी 10th शेड्यूल में ऐसा कुछ भी नहीं है सिक्किम को लेकर. इट इज़ हैविंग समथिंग डिफरेंट. अभी क्या है 10th शेड्यूल में, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, क्योंकि हमने ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लिया है कि कौन कौन से शेड्यूल्स में क्या क्या बातें हैं. ऑल्दो मैं तो बता दूंगी, आप पहले बताओगे. देन वर इंसर्टेड इन द, देखो अभी डिफेक्शन है, ठीक है, राइट. एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, जो भी, वो हमारे 10th शेड्यूल में दिया है, ठीक है. Were inserted in the constitution. This experiment, however, did not last long as it could not fully satisfy the aspirations of people of Sikkim. ठीक है, ये जो हुआ, this did not satisfy the people of Sikkim. इसीलिए 1975 में abolition of institution of Chogyal and Sikkim become the integral part of India. तो वहाँ के people ने 1957 में ये डिमांड की कि चौग्याल का एडमिनिस्ट्रेशन अब ख़त्म हो, abolish one constitution, and now Sikkim is now a state of India. It is an integral part of India. इंडिया से जुड़ चुका है अभी. एंड इसके लिए जो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 हुआ ताकि सिक्किम एक फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन बने. दैट इज़ द 22nd स्टेट है हमारा सिक्किम, ठीक है. इसने 1st और 4th शेड्यूल को भी अमेंड किया, ऑब्वियसली, क्योंकि अब आप एक नए स्टेट को एडमिशन दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप शेड्यूल में अमेंडमेंट करोगे. और 4th शेड्यूल में भी अमेंडमेंट हुआ टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडेड अ न्यू आर्टिकल 371F टू प्रोवाइड अ सर्टेन स्पेशल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्किम. आप सोचो, अगर एक स्टेट है जिसे स्पेशल प्रोविज़न दिया जा रहा है तो ये किस आर्टिकल के अंडर होगा? कमेंट सेक्शन में हम बताओ, मतलब दिमाग लगाओ थोड़ा. इट ऑल्सो रिपील्ड आर्टिकल 2A, रिपील्ड हो गया था, मैंने बताया था. एंड 10th शेड्यूल भी रिपील हुआ, दैट वर एडेड बाय 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974. अभी 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है एंड आर्टिकल 2A जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा कैसे बने? तो इन 1987 ये जो 3 नए स्टेट थे, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, जिसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, इसे 23rd, 24th और 25th स्टेट बनाया गया. तो अभी यूनियन टेरिटरी हमने पढ़ा था कि बना दिया गया था अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम को, बट नाउ इन 1987 इसे अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम को स्टेट का दर्जा दिया गया एंड गोवा को भी स्टेट का दर्जा दिया गया ऑफ द इंडियन यूनियन रिस्पेक्टिवली. एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिज़ोरम was conferred the status of a full state as a sequel of signing the memorandum of settlement Mizoram Peace Accord in 1986. तो मिज़ोरम पीस अकॉर्ड साइन किया था मिज़ोरम ने. आफ्टर दैट इट बिकेम द स्टेट ऑफ द इंडिया, ठीक है. तो ये जो मिज़ोरम पीस अकॉर्ड था, इट वाज साइन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिज़ो नेशनल फ्रंट, जिसने 2 decade ओल्ड इंसर्जेंसी को ख़त्म किया था फाइनली. एंड अरुणाचल प्रदेश वाज ऑल्सो, जो कि अरुणाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी था फ्रॉम 1972, इसे भी अब स्टेट बनाया, ठीक है. तो द स्टेट ऑफ गोवा क्रिएट हुआ बाय सेपरेटिंग द यूनियन द टेरिटरी ऑफ गोवा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा दमन दीव. तो हमारा जो यूनियन टेरिटरी बना था गोवा दमन दीव का, इसमें से दमन दीव तो गॉट मर्ज्ड विद दादर एंड नागर हवेली, ठीक है. And then Goa was separated from the Daman and Diu in 1987 and was made a state. छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड कैसे बने? तो 2000 में 3 more states, new states of छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड were created and out of the territories of मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार. तो मध्य प्रदेश से कुछ टेरिटरीज उठाकर, उत्तर प्रदेश से कुछ टेरिटरीज उठाकर एंड बिहार से कुछ टेरिटरीज उठाकर रेस्पेक्टिवली इट वाज मेड छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वाज मेड एंड दीज बिकेम. तो छत्तीसगढ़ किससे बने रिस्पेक्टिवली लिखा है नहीं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से एंड झारखंड बिहार से. तो ये 26, 27 एंड 28 स्टेट बने रिस्पेक्टिवली. एंड देन तेलंगाना
इन 2014 एक नया स्टेट बना हमारा तेलंगाना, विच इज़ ठीक है, which came into existence as a 29th state of the Indian Union, and ये carved out हुआ था by the territory of आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से carved out करके इसे तेलंगाना बनाया गया था। एंड आंध्र स्टेट एक्ट ऑफ 1953 ये पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था इंडिया का, नोन एज अ स्टेट ऑफ आंध्रा। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है कि तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ को स्टेट ऑफ मद्रास से अलग किया था। एंड कुरनूल उस टाइम पे कैपिटल था स्टेट का, आंध्र स्टेट का। ठीक है, और जो स्टेट हाई कोर्ट था वो गंतर में इस्टेब्लिश किया गया था। तो स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट ऑफ 1956 ने, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना कि हैदराबाद स्टेट को आंध्र प्रदेश से जोड़कर आंध्र प्रदेश स्टेट बनाया गया, एंड द कैपिटल देन शिफ्टेड टू हैदराबाद। ये वही सब चीज़ लिखे हुए हैं। तो फिर वही बता रहा है कि आंध्र प्रदेश स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 के थ्रू टू सेपरेट स्टेट्स में बदला। दैट इज द नेम एज अ आंध्र प्रदेश अ रेसिड्यूरी स्टेट, एंड बाइफरकेट करके तेलंगाना बनाया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, हाउ डिड इट बिकम? देन टिल 2099 द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, इसके पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, and thus was enjoying a special status by virtue of Article 370, ठीक है, by the Constitution of India. But in 2099 इस status को abolish किया गया by the presidential order, जिसे Constitutional Application of Jammu and Kashmir Order 2019 भी कहते हैं। and इस order ने suspend कर दिया the earlier order, जो कि था क्या था, मतलब ये state कैसे कश्मीर खुद का constitution कैसे enjoy कर रहा था by the Constitution application to Jammu and Kashmir order of 1954 that got abolished by this order of 2019, and the 2019 order इसने extend किया सारे वो provisions of the Constitution of India को जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था वो abolish हुआ, एंड नाउ इट इज़ फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ने बाइफरकेट किया स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू टू, that is the separate union territories, namely Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का स्टेटस नहीं दिया गया। इट बिकेम दैट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट किया गया लद्दाख में और जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और ये दोनों ही यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। ठीक, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में सारे डिस्ट्रिक्ट थे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, एक्सेप्ट कारगिल एंड ले डिस्ट्रिक्ट, जिसे विच हैव गॉन टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो जो जम्मू एंड कश्मीर के कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट थे, इसे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में डाल दिया गया था। इसलिए द नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि पहले 14 थे एंड 6 थे 1956 में, अब 28 एंड 8 है प्रेजेंटली। इस वजह से जो भी एवोल्यूशन हमने पढ़ा है उसके थ्रू हमने जाना कि कैसे 14 एंड 96 टू 28 एंड 8 हुए हैं एट प्रेजेंट, एंड इसको टेबल 6.3 में है डाला गया। फिर चेंजेस ऑफ नेम, तो नेम ऑफ सम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को भी चेंज किया गया है, जैसे कि द यूनाइटेड प्रोविंस वाज फर्स्ट स्टेट टू हैव अ न्यू नेम, इट वाज नेम्ड उत्तर प्रदेश। तो जो यूनाइटेड प्रोविंस अंडर ब्रिटिश, ये जब एक स्टेट में बदला गया तो इसे उत्तर प्रदेश बनाया गया 1950, इसका नाम उत्तर प्रदेश चेंज किया गया है। देन 1969 में मद्रास को रीनेम किया गया था तमिलनाडु में। इसी तरीके से 73 में मैसूर को रीनेम किया गया था कर्नाटका में। 73 में ही लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनीदीव आइलैंड को भी नेम किया गया था लक्षद्वीप में। ठीक है, देन 1992 में द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को रीडिजिग्नेट किया गया एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विदाउट बीइंग कन्वर्ट द स्टेट ऑफ फुल फ्लेजेड स्टेट। ठीक है, ये दिल्ली जो है हमारा फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं है, बट इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड बाय द 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 और 2006 में उत्तरांचल को रीनेम किया गया एज उत्तराखंड। सेम ईयर में पौंडीचेरी को रीनेम किया गया एज पुडुचेरी, और 2011 में ओडिशा वाज रीनेम्ड एज ओडिशा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द नेम वाज चेंज्ड। तो इट इज़ मोर लाइक अ हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री की तरह हमने पढ़ा है ऐसे, बिकॉज इट्स मोर लाइक अ हिस्ट्री ओनली।
तो दीज आर द टेबल जिसमें कुछ कुछ चीज़ें दिए गए हैं जो आप याद रख सकते हैं कि कैसे मतलब कब किस एक्ट से कौन से स्टेट्स बने थे, कौन से यूनियन टेरिटरीज़ को स्टेट में मतलब बदला गया था। तो ये सारे वो जो भी हमने पढ़े हैं उसको टेबलर फॉर्म में समराइज़ किया हुआ है। सो इट इज़ अ गुड थिंग टू रीड एंड मेमोराइज। तो दिस इज़ इट, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। एंड गाइज कैसा लगा चैप्टर, डू कमेंट डाउन। एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लीव इट इन टू द कमेंट सेक्शन। अगले वीडियो में हम 7th चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ अ सिटीजनशिप। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, वो एक वीडियो में ही कवर हो जाएगा बिकॉज इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है समझाने को, कुछ थोड़े मोरे प्रोविजंस एंड एक्सेप्शंस वो हम समझेंगे उसमें। एंड दिस इज़ इट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू।